अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल से वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटी हमने डिटेल से देखी थी और ये भी कहा था कि क्यों इन क्वांटिटी की फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ी। फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिटेल से देखा था, उसके एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल भी देखे थे। डिटेल से हमने कहा था कि क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे न्यूटन हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट, हमारे पास आज हम देखेंगे न्यूटन का जो पहला लॉ था उसको हम डिटेल्स देखेंगे। स्टूडेंट, वो है तो छोटा सारा और सबको हमारे पास याद होता है, पढ़ भी उसको सब लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो फिजिक्स है उसको नहीं देखते। हमारे पास ऐसे तो नहीं वो हमारे पास उसके मशहूर हो गए लॉ। अगर छोटे सारे होते, उनमें इंफॉर्मेशन ना होती तो क्यों हमारे पास हमें पढ़ाए जाते। सबसे पहली बात यह है कि हमें वो क्यों पढ़ाए जाते, क्यों हम उनको पढ़ रहे हैं, क्या वजह थी कि वो फिजिक्स में लाए गए। तीन जो उसके हमारे पास है मोशन के लाज थे। तो आज हम उन लाज को पढ़ने के साथ साथ देखेंगे कि क्या वजह थी इसको हमने पढ़ा और इसके पीछे फिजिक्स क्या है। हम उसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। हाँ, आप कह रहे होंगे उसमें तो फार्मूला है ही कोई नहीं। पहला ला तो हमारे पास एक सिंपली ला है, उसमें तो कोई फार्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल कहाँ से आ गए। तो यही बात है हमारे पास स्टूडेंट, वो ला तो छोटा सा है, वो एक लाइन की स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। एवं तो नहीं ना हमने इतना सारा स्यापा कर लिया। तो ये वजह होती है हमें फिजिक्स में उसको पढ़ना पड़ा। है तो लाल छोटा सारा, बिल्कुल छोटा सारा है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट के पीछे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन छुपी है हम आज उसको भी देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन का जो पहला लॉ था। तो न्यूटन स्टूडेंट हमारे पास स्टडी करता रहा, हमारे पास मोशन के ऊपर पहले गैलीलियो था फिजिक्स में, वो भी हमारे पास, उसने भी मोशन के रिलेटेड हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। जब हमारे पास न्यूटन आया तो उसने उसी हमारे पास जो गैलीलियो की इन्फॉर्मेशन थी उसको स्टडी किया और मज़ीद नए अंदाज से हमें मोशन के रिलेटेड, हरकत के रिलेटेड हमें कवानीन प्रोवाइड की। तो उसका जो हमारे पास पहला लॉ है वो हमारे पास है, उसको हम इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हमारे पास वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब तो सबसे पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि असल में लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का जो पहला लॉ था उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या वो कहता है। तो स्टूडेंट, वो हमारे पास ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी हमारे पास मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको मजबूर नहीं करेंगे, जब तक हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है, हमारे पास ताकत है, ठहरी हुई है, तो वो हमारे पास रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके अप्लाई ना हो। इतना सा लॉ था बस। क्या स्टूडेंट, इतना सी लॉ था कि हमारे पास, हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक फोर्स ना लगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक फोर्स ना लगे। ये तो हम याद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यही है भी इतनी, हमारे पास जो पहला लॉ था वो है भी इतना कि हमारे पास कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक दोनों के ऊपर कोई फोर्स ना लगे और वो अपनी स्टेट चेंज ना करें। स्टेट उसी वक्त चेंज होगी जब हमारे पास उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, उसी वक्त उनके हमारे पास उनकी स्टेट चेंज होगी। अब ये हमारे पास जो अपोजिशन थी उस फोर्स की, हमारे पास जो बॉडी अपोजिशन प्रोवाइड कर रही थी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, जाहिर बात है वो हमारे पास सो रही है तो वो चाहती है मैं सोई रहूँ, सारी ज़िंदगी सोई रहूँ जब तक कोई उसको आकर उठाए ना, और अगर वो जाग रही है तो वो कहती है मैं सारी ज़िंदगी जागती रहूँ, मुझे जब तक कोई सुलाए ना। ये था न्यूटन का पहला लॉ। अब हमारे पास जो वो बॉडी अपोजिशन प्रोवाइड कर रही है अपनी नेचर को चेंज होने में, अपनी स्टेट को चेंज होने में, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। वो बॉडी जिसने हमारे पास अपोजिशन प्रोवाइड की अपनी स्टेट को चेंज होने में, उस अपोजिशन का नाम हमारे पास इनर्शिया है।
इनर्शिया। स्टूडेंट हमारे पास कंफ्यूज नहीं होना, कोई ये ऐसी वैसी बला चीज़ नहीं है। सिंपली उस बॉडी ने जो अपोजिशन प्रोवाइड की अपनी स्टेट चेंज होने में, उस हमारे पास अपोजिशन का नाम हमने इनर्शिया रख दिया। और ये हमारे पास मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कह लें कि मैस के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जितना ज़्यादा मैस होगा बॉडी का, उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मोशन में लाने के लिए, या उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। अगर ये हमारे पास एक 1 kg का बंदा है और ये हमारे पास एक 5 kg का बंदा है, तो इसको अगर हमने मोशन में लाना है तो हमें फोर्स थोड़ी कम लगानी पड़ेगी बनिस्बत इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको हरकत देने के लिए। और अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो इसको रोकने के लिए हमें थोड़ी कम फोर्स चाहिए, और इसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो क्यों ज़्यादा फोर्स चाहिए? क्योंकि इसका मैस ज़्यादा था। जब हमारे पास मैस ज़्यादा तो इसकी अपोजिशन भी ज़्यादा, जब अपोजिशन ज़्यादा तभी हमने ज़्यादा फोर्स लगाई इसको रोकने के लिए। तो इनर्शिया मैस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास जितना ज़्यादा मैस उतना ज़्यादा उस बॉडी का इनर्शिया। हमारे पास ये था न्यूटन का पहला लॉ। कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक उनके ऊपर ज़बरदस्ती ना लगाए, हम चपेड़े मारकर उनको ज़बरदस्ती ना करें तो वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। अब इतनी सारी हमारे पास जो बात थी, जो कैलकुलेशन थी, इससे हमने क्या निकाला कि हमारे पास ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाता है। क्या स्टूडेंट? यही इसमें नई बात थी जो हम भूल जाते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं ई कैट और एम कैट में। तो हमारे पास जो पहला न्यूटन का लॉ था वो हमारे पास इक्विलिब्रियम को भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में उसी वक्त रहेगी जब तक ऑल फोर्सेस का इफेक्ट उसके ऊपर ज़ीरो ना हो, तभी तो वो रेस्ट में है ना। और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक ऑल उसके ऊपर जो फोर्सेस का नेट इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो वैसे मोशन में रहेगी, मोशन में ही भागती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, या फोर्स लगेगी जो नेट के हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी, उस वक्त बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी, उस वक्त हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो ये लॉ इक्विलिब्रियम के हमारे पास उसको भी एक्सप्लेन करता है, और यहाँ से ही हमारे पास न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हमारे पास इनर्शिया क्या था? हमारे पास आपने सब ने हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन थी कि हमारे पास कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, जब तक इसके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें। और इनर्शिया क्या था? बॉडी का अपनी स्टेट को चेंज करने में अपोजिशन प्रोवाइड करना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसको हम हमारे पास इनर्शिया कहते हैं। अब हमारे पास जो MCQs इसमें से बन सकते हैं स्टूडेंट, वो हम देखते हैं। हमारे पास पहला तो ये पूछ सकता है कि इनर्शिया हमारे पास, जिस तरह हमने ये मैथ्स की हमारे पास कंपैरिजन किया था, जिसका मैथ्स ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। तो पहला MC स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास ईजी सी है, आ सकती है MCQs में, ये नहीं कि वो आ नहीं सकती, वो भी पूछ सकता है। लेकिन हमारे पास वो इनर्शिया के रिलेटेड ज़्यादा पूछता है कि जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसका हमारे पास मैथ्स ज़्यादा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, जिसका मैथ्स कम उसका हमारे पास इनर्शिया भी कम, जिसका मैथ्स ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास जो पहला लॉ था ये हमारे पास फोर्स को भी डिफाइन कर रहा था। क्या स्टूडेंट? फोर्स को पहला लॉ क्या कहता है? ये MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा MCQ है ये? हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था, लॉ जो हमारे पास न्यूटन का था, वो हमारे पास क्या देता था? डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था कि पहला लॉ क्या करता था? पहला लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता था। अब कैसे फोर्स की डेफिनेशन दे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास वो फोर्स की डेफिनेशन इसलिए दे रहा है कि वो हमें बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। रेस्ट में है तो उसके ऊपर सारी फोर्सेस का नेट ज़ीरो है, मोशन में है तो सारी फोर्सेस का नेट ज़ीरो है, तभी वो मोशन में है, तभी ये रेस्ट में है। जब दोनों का हमारे पास नेट कुछ ना कुछ आएगा तो मोशन वाली हरकत करने लग जाएगी और हरकत वाली हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, अपोजिशन उसके ऊपर लगी। तो ये हमारे पास पहला लॉ डिफिनेशन करता है फोर्स की, फोर्स को बताता है कि फोर्स है क्या। फोर्स हमारे पास स्टेट को चेंज करती है।
यही बात है, फोर्स हमारे पास क्या करती है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। पहला लॉ डिफाइन करता है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। हाँ स्टूडेंट, फार्मूला नहीं पढ़ा लेकिन न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी था। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता था कि हमारे पास एफ नेट क्या है, ज़ीरो है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में उसी वक्त रहेगी जब उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो है, कोई फोर्स ना लग रही हो। मोशन में है तो नेट फोर्स का इफेक्ट ज़ीरो है, कोई फोर्स ना लग रही हो, तभी वो हमारे पास बॉडी या रेस्ट में रहेगी या वो मोशन में करेगी। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब इसी छोटी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन से जिसको हम मिस कर जाते हैं, जिसको हम छोड़ जाते हैं, इसी से हमारे पास वही कैट और एम कैट में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। अब देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे इतनी छोटी सारी इंफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल पूछता है। तो हमारे पास वो कहता है कि एक हमारे पास ये स्पोर्ट है और हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इसका हमारे पास मैस कितना है बॉडी का, 2√। ये इस बॉडी का मैस है 2√kg, इसका जो मैस है। अब ये बॉडी हमारे पास ऐसे, इसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है, ऐसे लाइन टेढ़ी बन गई है स्टूडेंट। ये हमारे पास ऐसे हमने रस्सी से बांधा हुआ है, एक ये है, एक हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, आगे ना बात स्टूडेंट, वो इक्विलिब्रियम में क्योंकि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो है। ये ऐसे हमने इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है स्टूडेंट। अगर ये हमारे पास बॉडी है ना 200 kg की, तो एक हमारे पास लाइन ये है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास लाइनें ये वाली बनेगी हमारे पास, ये वाली ऐसे ऐसे है बिल्कुल स्टूडेंट। और हमारे पास ऐसे एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के ऊपर हमने इन दोनों रस्सियों को बांधा हुआ है और ये हमारे पास बॉडी ऐसे रेस्ट में पड़ी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो है। वहीं हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया, न्यूटन का पहला लॉ आ गया। अब हमारे पास ज़ाहिर बात है अब इसमें टेंशन भी होगा। हमारे पास ये नीचे लटक रही है ना रस्सियों के ज़रिए, ऐसे हमने कहा कि ऐसे हमारे पास रस्सियों के ज़रिए नीचे लटक रही है, तो हमारे पास ये नीचे लटक रही है और टेंशन हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में होगा, हमारे पास वो मैस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो टेंशन अब बॉडी में ये है, ये हमारे पास T1 है और इस बॉडी में जो टेंशन है ऊपर के डायरेक्शन में वो हमारे पास है T2। और ये वाला वो एंगल बना रहा है हमारे पास 60 का और ये वाला वो एंगल बना रहा है इसके साथ 30 का। अगर ये हम वाई एक्सिस लें, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास ये 60 का एंगल बनाती है और ये हमारे पास एक्स के साथ 30 का एंगल बना लेती है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देकर वो पूछता है कि बताओ टेंशन क्या है, हमारे पास इस बॉडी को कितनी टेंशन है। T1 वो पूछ रहे हैं और हमारे पास T2 वो पूछ रहा है। तो हमारे पास T1 और T2 क्या होगी, जो कि उस बॉडी को ऐसे ठहराए हुए हैं, इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। अब हमने निकालनी है टेंशन। तो हमने कहा था कि पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम वहीं हमारे पास कंसेप्ट यूज करेंगे कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में ही रहती है क्योंकि उसके ऊपर ऑल फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो होता है। बिल्कुल इसी तरह इस बॉडी के ऊपर भी ऑल फोर्सेस का इफेक्ट ज़ीरो होगा। ये हमारे पास ज़ाहिर बात है नीचे भी तो लग रही है ना फोर्स, ऐसे ग्रेविटी की, जो कि हमारे पास 2√g है, वो नीचे भी लग रही है ना, ऊपर भी लग रही है, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, लेकिन और फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास नेट रिजल्ट ज़ीरो आएगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि वो बॉडी की हमारे पास उसके ऊपर ऑल नेट फोर्सेज ज़ीरो होंगे। हमारे पास ये बॉडी हम ले लेते हैं, ये बॉडी। अब नीचे की तरफ जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो क्या है, ग्रेविटी की, जो कि हमारे पास ये होती है ना वेट, ये हमारे पास mg होता है और ये हमारे पास एक फोर्स ही होती है। हमारे पास ये m2 था और g हमारे पास ऐसे ही आ गया, ये आ गई फोर्स स्टूडेंट हमारे पास नीचे, हमारे पास क्या आ गई, ये फोर्स आ गई नीचे। अब हमारे पास इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर भी होनी चाहिए, ज़ाहिर बात, तभी तो हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। अब हमें पता जब भी टेंशन भी एक फोर्स है स्टूडेंट, इसका भी यूनिट न्यूटन होता है, ये फोर्स है, तभी तो ये बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रही है, रेस्ट में रखे हुए है, ये भी एक फोर्स है। तो हमें पता फोर्स क्या है, वेक्टर। और जब भी कोई वेक्टर
किसी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए तो वो फोर्स हमारे पास दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। वो वाली हमारे पास वेक्टर दो हिस्से उसके हो जाते हैं, एक उसका हिस्सा एक्स में, एक उसका हिस्सा वाई में। अगर वैसे लग रही है ना एक्स के साथ, तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका हिस्सा एक्स में और दूसरा हमारे पास उसका हिस्सा वाई में चला जाएगा। अब हमने ये दूसरे चैप्टर में हमने डिटेल से देखा था कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे होते हैं। या आप स्टूडेंट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, कैसे वेक्टर जब हमारे पास एक्स के साथ एंगल बनाता है तो वो उसके दो हिस्से रहते हैं, एक उसका एक्स में और एक उसका वाई में। अब हमारे पास जाहिर बात है टेंशन के भी दो हिस्से होंगे, और एक्स वाला हमारे पास क्या होता है T1 cos 60 हमारे पास होगा। जाहिर बात है स्टूडेंट हमारे पास ये T1 cos 60 इधर होगा, और इधर हमारे पास वाई वाला क्या होता है T1 हमारे पास sin 60। अब हमारे पास जाहिर बात है अब फोर्स इस बॉडी को इधर भी लग रही है, एक तो नीचे लग रही थी एक ऊपर लग रही है, अब इधर भी एक फोर्स आ गई कंपोनेंट। तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए इसके अपोजिट में भी एक कंपोनेंट होना चाहिए जो कि इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे। तो ये वाला जो हमारे पास अब इस ये भी तो फोर्स है, इस ये भी हमारे पास एक्स के साथ एंगल बना रही है, तो इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। अब हमारे पास इसका जो एक्स में हिस्सा होगा वो हमारे पास होगा T2 cos 30, और हमारे पास इस हमारे पास वेक्टर का जो वाई में हिस्सा होगा वो हमारे पास होगा T2 sin 30। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फोर्स आपस में कैंसिल कर रही हैं, और ये दोनों का फोर्स का कॉम्बिनेशन इस 2√g को आपस में कैंसिल कर रहा है, और ये बॉडी हमारे पास इधर ही रेस्ट में ठहरी हुई है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन से अब हम निकालेंगे T1 और T2 बॉडी को कितनी टेंशन है, कितनी उस बॉडी को टेंशन हो रही है। अब हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा कि हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों आपस में कैंसिल कर रही हैं, हमारे पास ये दोनों आपस में कैंसिल कर रही हैं, तो हम सबसे पहले इनको लिखते हैं। ये हमारे पास आपस में कैंसिल कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है ये दोनों इक्वल होंगी। हमारे पास T1 cos 60 किसके इक्वल है T2, हमारे पास T2 cos 30 के। तो हमारे पास cos 60 हमारे पास होता है 1/2, और हमारे पास ये हमारे पास जो T2 है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा cos 30 हमारे पास होता है 3/√2। ये हमारे पास T1 और हमारे पास T2 बराबर आ जाते हैं। 2 से गया तो हमारे पास ये T1 कितना आ गया, T1 हमारे पास कितना आ गया 3/T2। ये हमारे पास जब पहली हमने इक्वेशन को बराबर रखा दोनों को, तो हमारे पास T1 T√T2 की जगह हमारे पास आ गया। T1 हमारे पास T2 से ज़्यादा होगा, ये वाला हमारे पास T2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ये इक्वेशन में दिख रहा है। अब हमारे पास ये वाला हमने किया, अब हम इसको दूसरा जो हमारे पास पहले एक्स में कंपेयर किया फिर हम वाई में कंपेयर करते हैं। अब हम क्या करते हैं बॉडी को वाई में कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास टेंशन निकालनी है, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमारे पास, ये हम ऐसे लिख लेते हैं। ऊपर T1 क्या आया था स्टूडेंट हमारे पास 3/T2। अब हमें चाहिए ये वाली हमारे पास इनको बराबर करना है, तो हमारे पास ये पहले वाई में है, मतलब कि T1 sin 60, इन दोनों का हमारे पास इफेक्ट इसको कैंसिल करेगा T2 sin 30। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/, और जी हमारे पास क्या है 10। जी की वैल्यू हम क्या पर सपोज करते हैं 10। अब हमारे पास sin 60 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास 3/2 हो जाएगा, ये हमारे पास T2 ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। sin 30 हमारे पास 1/2 होता है, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास T1 की हमने वैल्यू ये निकाल ली है, ये हम पुट कर देते हैं इधर, और हमारे पास ये 2 हमारे पास पहले ही हम इसको उधर तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये जब हम एलसीएम लेंगे ना स्टूडेंट हमारे पास T1 3/रूट प्लस T2 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 हमारे पास एलसीएम होगा, ये हमारे पास उधर चला जाएगा, तो पीछे बचेगा T1 3/रूट प्लस T2, नीचे जो 2 हमारे पास आया था वो अब चला गया दूसरी तरफ, हमारे पास क्या बन जाएगा 20 और 2 का अंडर रूट। अब हमारे पास T1 की वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, और हमें T2 हमारे पास मिल जाएगा। अब हमने क्या करना T1 की वैल्यू इधर पुट करनी है।
तो जब हमने T1 की वैल्यू पुट की, हम इधर पुट कर, ये स्टूडेंट आपने एक दफ़ा नोट कर लें, क्योंकि हमारे पास ये वाला हिस्सा इसको कैंसिल कर रहा है, ये दोनों का इफेक्ट हमारे पास है इसको कैंसिल कर रहा है। तो अब हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास T1 पुट करना है ना स्टूडेंट, हमारे पास 3 √T2 और साथ में हमारे पास क्या है, दोबारा 3 है और प्लस हमारे पास T2 है, किसके इक्वल है, 22 के। क्या स्टूडेंट, हमने T1 की सिंपली वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया। तो हमारे पास ये T हमारे पास 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 3T2 हमारे पास 20 ये हमारे पास 4T2 आ जाएगा। ये हमारे पास इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो T2 हमारे पास फाइनली क्या आएगा, ये हमारे पास 5 का 2 के साथ √ आ जाएगा, क्योंकि 4 5 20 होता है। ये हमारे पास 4 5 20 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ फाइनली T2 की वैल्यू क्या आ गई, जो कि इस टेंशन की वैल्यू थी जिसने इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुआ था, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5 का √ अब हम निकालते हैं हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास फार्मूला पता है हमें, इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास T1 मिल जाएगा। तो हमारे पास T1 कितना आएगा, हमने ये T2 की वैल्यू पुट करनी है, 3 ऐसे आ जाएगा। हमारे पास साथ में T2 कितना है, 5 2 तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, T1 = 5 2 और साथ में 3 तो ये थी हमारे पास टेंशन T1 की वाली, जो कि हमारे पास इस बॉडी को रखे हुए है इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट इसी तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सिंपली वो नहीं देगा। अब सिंपली तो नहीं ना आएंगे, हमने तो बस ये रट्टा मारा हुआ था कि हमारे पास न्यूटन का पहला लॉ क्या है, बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव कर रही है, आपके ऊपर उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। लेकिन इतनी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन से ये भी पता चला कि हमारे पास उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, तभी तो वो रेस्ट में है। और इस इक्वेशन से हमें जब नेट 0 हुआ तो वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनी, और इस इक्वेशन से हमारे पास वो इतने सारे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ, कुछ सिंपली सा लॉ नहीं था, फिजिक्स वाला लॉ था, तभी तो वो फिजिक्स में आया। इसकी इंपॉर्टेंस थी, ये हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, तभी हमने इसको इतना स्यापा किया, इसको पढ़ा। तो ये था हमारे पास न्यूटन का पहला लॉ। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।